the good answers comparison, it will get inbuilt कि when you write your next answer वो कहाँ से आएगा. So there are basically 5 fatal mistakes that a student does. ठीक है, जिससे क्योंकि आपके पता है एक आंसर 5 मार्क्स से 1 मार्क्स से रैंक में डिफरेंस आता है और मेंस के सिलेक्शन में डिफरेंस आता है. कैसे यूज कर रहे हो आप? ठीक है, एआई ने कैसे गवर्नेंस को अभी चेंज किया है. लैंग्वेज ट्रांसलेशन, क्राइम डिटेक्शन हो गया, ठीक है, IODX, आधार इनेबल सर्विसेज, ये सारे एग्जांपल्स अगर आप यहाँ पे लाओगे तब जाके पता चलेगा कि आपकी कंटेंट डेप्थ क्या है. आपने थीम को एकदम कनेक्ट कर लिया. यू कैन नॉट जस्ट पैराफ्रेज एंड रीफ्रेज द आंसर. दैट्स अ बैड इंट्रोडक्शन. आपका इंट्रोडक्शन शुरुआत से ही वहीं से लिंक्ड होना चाहिए, बट वो नहीं होता. मतलब थीम को कंप्लीटली आप उससे डाइवर्स चले गए हो, दूर चले गए हो. आपने उस चीज पे पॉइंट पे आपने वो पॉइंटेड आंसर नहीं लिखा है. जो टॉपर्स के आंसर होते हैं वो बहुत शार्प और टू द पॉइंट एंड कनेक्टेड टू द थीम एंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. एग्जामिनर के लेंस से सोचोगे तो इफ यू मेंशन दैट केस प्रोबेबली यू वुड फेच मोर मार्क्स बिकॉज आप वहां से ही वो स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, दैट इज लाइक अ लैंडमार्क जजमेंट. Hello everyone, so welcome to the webinar today and 2026 prelims khatam ho chuke hain. They're over now and 13,300 people are appearing for mains. A hearty congratulations to them. A lot of people appear for mains every year and prelims ke elimination phase ke baad why mains is very different from prelims is क्योंकि वो elimination round होता है और यहाँ पे आपकी rank बनती है because of mains and interview. This is what actually creates a rank for you. और यहाँ पे जो compete करता है, person who's competing here is somebody who's already either a ranker, written multiple mains, or have very strong and solid preparation and understanding, right? So if you want to write and if you're a beginner, let's say अगर आप बिगनर हो, ठीक है, तो सबसे बड़ा टेक अवे प्रीलिम्स से ये हुआ कि एग्जाम बहुत अनप्रिडिक्टेबल है. तो आपका और एक पर्सन जिसने मल्टीपल मेंस दिए हैं उसके प्रीलिम्स क्लियर करने के चांसेस बहुत सिमिलर हो जाएंगे. ठीक है, बिकॉज द क्वेश्चंस जो किसी को नहीं बन रहे हैं वो तो किसी को नहीं बन रहे हैं. बट लाइक इफ यू आर समबडी हु इज अ बिगनर एंड यू डू एंटर द मेंस फेज, दिस इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स, राइट. आपको अच्छे आंसर्स लिखने के लिए एग्जामिनर के तरीके से सोचना पड़ेगा. एक एग्जामिनर जो है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से उसको 200 कॉपीज एवरी डे इवेलुएट करनी है, वो आपका आंसर क्यों पढ़ेगा? वाई वुड that person will pay attention more than like me, let's say 10 minutes or 15 minutes for a particular copy? They might not want to. I mean, we have been evaluating and analyzing copies for years and this is what we have understood that, you know, jahan pe wo A to Z connect nahi rehta hai, you lose interest. You understand that the student is fluffy. I'm not going to go about the fact कि तुम्हें क्या करना है. ठीक है, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फैक्ट कि तुम्हें ऐसा क्या नहीं करना है, जिससे कि जब तुम कंटेंट से स्टार्ट कर रहे हो अपनी प्रेपरेशन तो ही तुम्हें ये पता चल जाए कि कंटेंट बनाते वक्त, प्रिपेयर करते वक्त, वो पहला आंसर लिखते वक्त और उस एग्जाम हॉल में तुमको कौन सी चीज़ें नहीं करनी है. ठीक है, वो थॉट प्रोसेस फर्स्ट डे से बननी चाहिए, राइट. इफ़ यू समबडी हु इज राइटिंग मेंस दिस ईयर, I will show you live examples and trust me, when you'll see those answers जो कि actual aspirants ने लिखे हैं and the good answers comparisons, it will get inbuilt कि when you write your next answer वो कहाँ से आएगा. So there are basically 5 fatal mistakes that a student does. ठीक है, जिससे क्योंकि आपके पता है एक आंसर 5 मार्क्स से 1 मार्क से रैंक में डिफरेंस आता है और मेंस के सिलेक्शन में डिफरेंस आता है. तो वो 1 मार्क भी बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर होता है और उसको समझने के लिए आपको मेंस में फेल होने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, वी आर टेलिंग यू व्हाट आर द 5 फेटल मिस्टेक्स दैट यू आर नॉट गोइंग टू डू. एंड टॉप रैंक के लिए या टू एक्चुअली इंश्योर दैट यू गो टू द लिस्ट, there are 2 other elements that you have to include in your preparation, that is F6 and F7. I will discuss that as well with live examples. Stay with me here and keep brainstorming with me while I am going through this process as well. My name is Vijaya. So let's say F1 क्या होता है? ठीक है, तो सबसे बड़ा इशू होता है, these are the 5 fatal mistakes, right? F0 होता है विच इज लाइक एक और लेवल जहाँ पे आप क्वेश्चन को ब्रेनस्टॉर्म करते हो. व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग? बेसिकली यू अंडरस्टैंड द थीम एंड द डिमांड एंड द स्टेटमेंट कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. व्हाट इज द टेंशन बिटवीन द स्टेटमेंट्स, एग्जैक्ट डिमांड को समझना होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग. वहाँ से ही आपको अपनी सारी की सारी डायमेंशंस, हेडिंग्स, आप क्या लिखने वाले हो पता चल जाता है. ठीक है, उसको किस तरीके से बनाना है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते बिकॉज आपके पास 7 मिनट्स एक 10 मार्कर के लिए लिखने के लिए होते हैं. सिमिलरली मैक्सिमम 10 मिनट्स फॉर अ 15 मार्कर, राइट. यू कैन नॉट स्पेंड वे टू मच टाइम, सो यू हैव टू डेवलप दैट अर्ली ऑन. आई विल ब्रेनस्टॉर्म विथ यू एंड शो यू एग्जैक्टली वो कैसे करते हैं विथ लाइव एग्जाम्पल्स.
इंट्रोडक्शन का इशू क्या होता है? सबसे पहला तो F1 है, ठीक है. देन बॉडी इश्यूज, राइट. आपने इंट्रोडक्शन, बॉडी, यहां पे हेडिंग से रिलेटेड होगा, बॉडी इश्यूज सेकंड. देन F4 इज कंक्लूजन, F5 is presentation. This is the fatal 5. All right. Now one by one we'll go through it कि exactly क्या problem होती है. Let's go to the F1, right? F1 में इंट्रोडक्शन जब आप लिखते हो तो टिपिकल प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि इंट्रोडक्शन जो है थीम को, जैसे मैंने मेंशन किया कि हर एक क्वेश्चन की एक डिमांड है, एक थीम है, ठीक है. फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन, अगर क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन तो ग्लोबलाइजेशन इज अ थीम, राइट. तो आपका इंट्रोडक्शन शुरुआत से ही वहीं से लिंक्ड होना चाहिए, बट वो नहीं होता. मतलब थीम को कंप्लीटली आप उससे डाइवर्स चले गए हो, दूर चले गए हो, आपने उस चीज़ पे पॉइंट पे आपने वो पॉइंटेड आंसर नहीं लिखा है. जो टॉपर्स के आंसर होते हैं वो बहुत शार्प और टू द पॉइंट एंड कनेक्टेड टू द थीम एंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन होते हैं, राइट. इफ यू जस्ट एट द क्वेश्चन, मतलब लाइक इफ यू जस्ट रिफ्रेज द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में लिखा है उसी को बस आपने हाँ वैलिडेट कर दिया, इट डज नॉट नीड वैलिडेशन, इट नीड्स मोर, राइट. आपने सो फॉर टू लेट्स अज्यूम जो आपके पास 2 पेजेस होते हैं 10 मार्कर को लिखने के लिए, एंड स्पेस बहुत लिमिटेड होती है. वर्टिकली जब मैं आपके आंसर को देखूंगी तो ऑब्वियसली मुझे ये समझ में आएगा कि आप किस उसमें वर्टिकल सेंस में किस तरीके से दिख रहा है. दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन. इतना बड़ा आप अगर लिख रहे हो 3 और 4 लाइन्स 5 लाइन्स का अगर इंट्रोडक्शन लिख रहे हो तो वो शार्प कनेक्ट गोज आउट फ्रॉम द आंसर एंड इट विल नॉट हेल्प यू टू क्रिएट और टू मेंटेन दैट कनेक्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, राइट. एंड अगर आपने कोई भी सिंपल सिर्फ डेफिनेशन लिख दिया एंड यू हैव नॉट अंडरस्टूड कि लाइक आज की डेट में अगर कोई इंसान 450 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहा है जीएस में, तो आप सिर्फ सिंपल डेफिनेशन लिख के आपका बात नहीं बनेगी. अंडरस्टैंडेबल कि अगर ऐसा है कि आप बिल्कुल ही आप फेमिलियर नहीं हो तो मे बी अ सिंपल डेफिनेशन जस्ट टू रेस्क्यू यू फ्रॉम दैट सिचुएशन, ठीक है. बट इफ यू मेकिंग नोट्स, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो और आप ये समझ रहे हो कि दिस डेफिनेशन थिंग डज नॉट वर्क फॉर ऑल द आंसर्स, देन यू हैव टू, तो आप कंटेंट भी वैसे ही बनाओगे, रिवाइज भी वैसे करोगे, 1 पेज नोट्स बनाओगे और वो एक्स फैक्टर इंक्लूड करोगे जहाँ पे डेटा सेट्स एंड पॉइंट्स होने चाहिए. सो दिस इज द मेजर टिपिकल इंट्रोडक्शन इशूज. नाउ आई शो यू एन एग्जाम्पल एज टू हाउ दिस दैट लुक लाइक. As you see this question, in an era of social media trials and viral misinformation, defamation law assumes new significance. Discuss whether decriminalizing defamation could strike a fair balance between protecting reputation and preserving freedom of speech. इन्होंने क्या लिखा है? Freedom of speech is a fundamental right under Article 19(1)(a) of the Constitution, and right to reputation is under Article 21 of the Indian Constitution. Now, like क्वेश्चन किस पे है? डेफेमेशन पे है. कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ है? फंडामेंटल राइट्स के साथ है. लिखा क्या है? फंडामेंटल राइट्स को स्टेट कर दिया. कंप्लीटली गॉन अवे फ्रॉम द थीम ऑफ द क्वेश्चन, राइट. डिमांड ही नहीं है. इंट्रो डज नॉट मैच द थीम ऑफ द टॉपिक, इट डज नॉट मैच इंट्रोडक्शन. यहां पे देख के समझ में आ जाएगा कि दिस क्वेश्चन, दिस आंसर, दिस पर्सन डज नॉट हैव दैट, उसको कॉन्टेक्चुअल डेप्थ नहीं आ रही है, ठीक है. नाउ लेट्स गो टू द सेकंड पार्ट. आप सिर्फ रिफ्रेज कर रहे हो, जैसे मैंने एक टिपिकल प्रॉब्लम बोली कि आप सिर्फ क्वेश्चंस को रिफ्रेज कर रहे हो, तो क्या है, कोई थीम आपने कैप्चर नहीं की है. द क्वेश्चन इज डिस्कस हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी हार्नेस्ड टू प्रमोट एफिशिएंट गवर्नेंस इन इंडिया. Suggest a multi-stakeholder strategy for responsible AI deployment in public institution. ये क्वेश्चन ये अज्यूम कर रहा है कि आप इस बात को समझ रहे हो कि AI जो है दैट इज वेरी रेलिवेंट एंड AI गवर्नेंस एंड AI कैन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म द गवर्नेंस. ये वो अज्यूम कर रहा है कि वो एक गेम चेंजर हो सकता है. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? वो पूछ रहा है कि कैसे करें, ठीक है. तो इंट्रोडक्शन में उस अजम्पशन को भी आप पुल आउट कर सकते हो. इन्होंने क्या लिखा है इस कॉपी में? With the advent of 21st century, AI and automation not only influenced technological being, but also spread its tentacles to the governance landscape. वो तो मतलब like this is we're assuming ना, मतलब पता है क्वेश्चन को ही रिफ्रेज कर दिया है, पैराफ्रेज कर दिया है. यहाँ पे आप इसकी बात करो ना कि अभी हम कैसे यूज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कैसे यूज कर रहे हो आप, ठीक है. एआई ने कैसे गवर्नेंस को अभी चेंज किया है. लैंग्वेज ट्रांसलेशन, क्राइम डिटेक्शन हो गया, ठीक है. IODX, आधार इनेबल सर्विसेज, ये सारे एग्जांपल्स अगर आप यहाँ पे लाओगे तब जाके पता चलेगा कि आपकी कंटेंट डेप्थ क्या है. आपने थीम को एकदम कनेक्ट कर लिया. यू कैन नॉट जस्ट पैराफ्रेज एंड रिफ्रेज द आंसर. दैट्स अ बैड इंट्रोडक्शन.
ऑलराइट, इसमें आपको बिलो एवरेज मार्क्स मिलेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, मैंने यहाँ पे एक दिखाया था आपको वही, इन एन एरा ऑफ सोशल मीडिया ट्रायल्स एंड वायरल मिस इन्फॉर्मेशन डिफेमेशन लॉ अज्यूम्स अगेन सिग्निफिकेंस, डिक्रिमिनलाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए फेयर बैलेंस बनाने के लिए, दिस इज द क्वेश्चन, थीम यहाँ पे फिर वही है। द आंसर क्या है, द इंक्रीज in scale and scope of social media trials and viral misinformation has led to the debate between protecting reputation, paraphrase same उसकी बस language change कर दिया, there is no, मुझे कुछ ऐसा like कोई value इसमें है ही नहीं, context से जो पूछ रहा है वो क्या है। अब defamation, अब अगर इसको मुझे लिखना होता तो probably I would have maybe simply अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो simply define defamation and what is the tension between the, अब फिर उसके बाद मैं लिखती article 19(1)(a एंड 21(a), 21 के साथ क्या इसका कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, इन वेरी शार्प एंड शॉर्ट लाइन्स। और आई एम नॉट गिविंग यू लाइक, अगर ठीक है डेटा नहीं है तो आपको ये पता है आर्टिकल 19(1)(a क्या है, आपको 21 पता है, आपको डेफेमेशन एग्जैक्टली क्या होता है पता है, आप छोटा सा वैसे लिखिए ना, वो कनेक्ट, वो टेंशन वहाँ पे दिखाइए। मतलब यू पैराफ्रेजिंग विल जस्ट गेट यू लाइक, आपने जो एक डिसाइडेड मार्क्स है इंट्रोडक्शन का, उसका आपको कुछ, यू नॉट गेट एनीथिंग, जस्ट लिखना नहीं है एंड होपिंग कि हाँ बिकॉज यू फिलिंग पेजेस सो यस यू विल गेट मार्क्स, यू विल नॉट, नोबडी हैज दैट मच पेशेंट कि आपको वो रिवॉर्ड करेगा वहाँ पे। समबडी हु इज ऑलरेडी राइटिंग सच गुड आंसर्स, टॉपर्स की अनिमेश की कॉपी आप देखोगे, सलोनी वत्स की कॉपी आप देखोगे, यू विल इंट्रोडक्शन से ही आप यू विल फील लाइक ओके दिस इज इट। नाउ intro does not match the theme again, अब इसमें क्या है, how has the cropping pattern in India changed over past 2 decades, examining the implication of the changes in agricultural sustainability and food security। we understand कि there is a shift in the cropping pattern, what they've done is that वही सेम चीज यहाँ पे लिख दी है, क्या शिफ्ट है ये पूछ रहा है, ये डिमांड है, वो आपको एग्जामिन करनी है। यहाँ पे सेम पैराफ्रेजिंग आप नहीं कर सकते हो, प्रॉबेबली आपको अगर ऐड करना है, एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट देना है, यू कैन डिफाइन व्हाट इज क्रॉपिंग पैटर्न, व्हाट इज क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ इंडिया करेंटली एंड हाउ इट हैज चेंज, आपको ये डिमांड को लेना पड़ेगा। सब्सटैंशिएट करने के लिए आप क्या लिखोगे, शिफ्ट, कैन यू रिफ्लेक्ट ऑन दैट, ठीक है। आप अगर इस यहाँ पे डेटा नहीं ऐड करोगे तो देयर इज नो वे दैट यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स, ओके। नाउ लेट्स से अगेन एक और चीज देखते हैं, और ये भी काफी लाइक दिस इज अगेन थीम, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑल्सो पैराफ्रेजिंग एंड नॉट कनेक्टिंग विद द थीम। आइडेंटिफाई द मेजर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन कोर्ट्स, हाउ डू दीज इश्यूज इम्पैक्ट सिटीजन्स एक्सेस टू टाइमली जस्टिस, व्हाट दिस पर्सन हैज रिटन, एंड दिस इज वेरी जेनेरिक, ठीक है, पैराफ्रेजिंग है, जेनेरिक है, कोई डेटा कोई वैल्यू एडिशन यहाँ पे नहीं है और थीम से भी कनेक्टेड नहीं है। इंडियन जुडिशरी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जुडिशरी, इट इज द थर्ड, लक्ष्मीकांत has told us, right, कि क्या है, मतलब आप एकदम जेनेरिक आंसर्स नहीं लिख सकते हो मीन्स में, ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग दैट वुड वर्क हियर। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, आपको ये दिखाना है कि फंक्शनल प्रॉब्लम्स क्या हैं, एग्जाम्पल के साथ बताओ क्या फंक्शनल प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उसके साथ प्रॉबेबली स्टार्ट करो। कोई करंट अफेयर का अगर कोई कुछ आपने देखा है, पढ़ा है, उसके साथ प्रॉबेबली स्टार्ट करो, प्रॉबेबली स्टार्ट विद डेटा, ठीक है। जुडिशरी से वैसे भी जनरली क्या होता है कि एक अलाइन थीम या उस टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, गवर्नेंस से रिलेटेड किसी ना किसी चीज से वो कनेक्ट करके ही पूछा जाएगा। दिस इज, आई एम नॉट गोइंग टू गो टू डीप इनटू दिस, ठीक है, पर बहुत ज्यादा बड़ा लिखा है। डू यू सी दिस क्वेश्चन क्या है, डिस्कस हाउ, आई विल जस्ट शो यू ब्रीफली, डिस्कस हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज ट्रांसफॉर्म्ड कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड कंजम्पशन पैटर्न्स इन इंडिया society. What concerns does this raise regarding preservation of indigenous identities? इन्होंने लिखा है consumption today is not merely an economic activity but a social signaling process as argued by there is written some philosopher Weinstein, Veblen, conspicuous consumption. I lost interest there only because question क्या पूछ रहा है, आप इतना ज़्यादा लिख रहे हो, sharp connect is missing। होता क्या है ना कि जो टॉपर्स होते हैं यू कैन टीच देम वैल्यू एडिशन बिकॉज दे हैव दैट बेसिक कंस्ट्रक्चरल, उनका जो एक स्ट्रक्चर होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, डेप्थ होती है, एक लेवल पे आ जाती है, राइट। अगर रैंक इंप्रूवमेंट के लिए कोई कर रहा है आंसर राइटिंग, उसको आप एक अलग तरीके से बताते हो। समबडी हु इज बिगिनिंग और जस्ट स्टार्टेड राइटिंग आंसर्स, बिकॉज आपको जार्गन लिख रहे हो डजंट मेक इट कनेक्टेड टू द डिमांड। कनेक्ट टू द डिमांड, आपको
ये समझना पड़ेगा कि बस जार्गन या किसी ऐसी कोट कर देने से इट्स नॉट गोइंग टू वर्क until unless it does not address the theme or completely connected to the theme and the demand of the question. ठीक है, एक explicit implicit demand होती है and I'll show you that through brainstorming, हम आगे करेंगे, but that should reflect in your answer at the first glance. Introduction अगर अच्छा नहीं है, and I feel that introduction a lot of times can make or break your answer, because अगर आप introduction weak लिखते हो तो it will not connect with the body part, और कहीं ना कहीं एक वो weak या कह सकते हो कि ना लूप होल दिख जाता है कि आपकी डेप्थ या आप जो क्वेश्चन को समझने की वो जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो दैट इज मिसिंग, राइट. अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल. Constitution of India under 6th schedule provides for the establishment of autonomous district councils and autonomous regional councils in Assam, Tripura, Meghalaya and Mizoram. उसमें कोई कंटेंट भी ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपको डिफाइन भी करना है तो आपको फिर यहाँ पे डेटा देना पड़ेगा. यू हैव टू मेंशन आर्टिकल 244(2), ठीक है. आपको वो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा. दिस इज अ वेरी, ये एक सेट स्ट्रक्चर भी है कि जब भी आप इसमें पॉलिटी में आंसर्स लिखते हो तो आपको कहीं ना कहीं आप आर्टिकल्स आपको मेंशन करना चाहिए. केस लॉज आप मेंशन करते हो. दिस इज समथिंग दैट इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, बिकॉज एवरीबडी हुज बीन राइटिंग, जिसने कपल ऑफ मेन्स लिखे हैं या जिसका कंटेंट स्ट्रॉन्ग है, दे विल डेफिनेटली मेंशन आर्टिकल्स. एंड देन बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूर कॉम्पीटिंग विद समबडी, इंडिविजुअल लेवल पे आपका आंसर इवैल्यूएशन नहीं हो रहा है. इंडिविजुअल लेवल पे आप खुद को इवैल्यूएट करते हो, बट आप जब एक्चुअल एग्जाम देते हो तो इट्स ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम. किसने आपसे बेटर आंसर लिखा है, कितना वैल्यू एडिशन उन्होंने किया है, कितना स्ट्रक्चरल डिमांड को मीट किया है, कॉम्पोनेंट्स को मीट किया है. So it's a competitive thing, right? So you cannot just write such generic and so long introductions itself, because आप फिर proper body की demand, मतलब जो body में आपको लिखना है, the demand of the body, जो आपको issues आगे आएंगे, you might not be able to finish the paper only, you lose the connect, या repetitive sound करेगा. That is also one problem that happens अगर you write too long introduction. कहीं ना कहीं फिर conclusion भी आप उसी को copy करना लग जाते हो, and your जो बॉडी में जो आप कंपोनेंट्स लिखते हो, डायमेंशंस लिखते हो, सब हेडिंग्स लिखते हो, वो भी रेपिटेटिव साउंड करती हैं. सो यू, दैट इज व्हाई यू नीड टू हैव लाइक एकदम शार्प शॉर्ट अंडर 3 लाइन्स आपको लिखना है, ठीक है. कीप दैट इन माइंड. अब एक बार डिसाइड कर लिया कि 3 लाइन 4 लाइन से ज़्यादा मुझे लिखना ही नहीं है, तो आप ऐसे ही लिखना स्टार्ट करोगे ना. इनिशियल लेवल से ही आपको मालूम है कि आपको किस तरीके से करना है. वाई दिस इज वाई फेटल 5 वर्क्स इज बिकॉज नोट्स बनाते वक्त, पहला आंसर लिखते वक्त अगर आपको यही क्लियर है कि मुझे इतनी ही लाइंस लिखनी है, इससे ज़्यादा मैं नहीं लिखूंगा, सो दिस इज व्हाट समथिंग यू विल बिल्ड अप ऑन ना. फिर आप मतलब पहला भले बेसिक डेफिनेशन अगर लिख रहे हो, लेकिन यू राइटिंग इट अंडर 3 लाइन्स, ठीक है, शार्प है, कनेक्टेड है, थीम डिमांड से मिल रहा है, इस तरीके से स्टार्ट करोगे, तब जाके बाद में आगे वैल्यू एडिशन करने की पोजीशन पे आओगे. अगर शुरुआत से ही ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं है तो ये मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने में बहुत लेट हो जाती है फिर, राइट. एंड इट्स डिफिकल्ट टू ब्रेक हैबिट्स, बिकॉज आंसर राइटिंग की स्टाइल और आप जब ये डेवलप कर लेते हो तो उसको ब्रेक करना भी बहुत मुश्किल होता है. थॉट प्रोसेस को बिल्ड करना, उस डिमेंशन पे लेके जाना इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, ठीक है. मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट प्रमोट सेक्युलरिज्म इन इंडिया. बहुत डायरेक्ट पूछा है. मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट प्रमोट सेक्युलरिज्म इन इंडिया, हाउ इफेक्टिव हैव दे बीन इन प्रैक्टिस. तो पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताने हैं और वो कितने इफेक्टिव हैं. इंट्रोडक्शन. इंडिया इज नॉट जस्ट अ कंट्री बट एन आइडिया, अ प्लूरलिस्टिक आइडिया अकॉर्डिंग टू शशि थरूर. दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो सीन इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स कमिटमेंट टूवर्ड्स सेक्युलरिज्म. इसकी नीड नहीं है, ठीक है. सेक्युलरिज्म के बारे में डायरेक्टली आप लिख सकते हो. एक तरीके से आई थिंक व्हाट द पर्सन हैज ट्राइड टू राइट इज दैट सेक्युलरिज्म की सिग्निफिकेंस को बताने की कोशिश की गई है, बट सिग्निफिकेंस इज नॉट समथिंग दैट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पर से. Secularism implies equal respect and principal distance of the state from all religions upheld in the preamble and Article 25 to 28 of the Constitution. A very sharp, data-rich introduction. If I read this, I would know कि the person who's writing this answer knows what secularism is, has done that hard work. वो जो groundwork होता है ना, content वाला, वो किया हुआ है. इससे समझ में आएगा. Again, another thing, digital transformation in the judiciary has the potential to enhance efficiency, transparency and access to justice. Keywords हैं यहाँ पे.
Yet concerns remain about inclusivity and institutional readiness. Discuss. So there is an explicit demand of the question and there is an implicit demand. एक statement दिया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर एक implicit demand है और एक directive दिया है जिसने create की है एक explicit demand. ठीक है. Digital transformation in the judiciary has potential to enhance efficiency, transparency and access to justice. Okay. कैसे? अब इसमें देखो, सबसे पहला तो एक there is a case called Swapnil Tripathi case which actually access to online आपका जो portals और online justice delivery यानी courts का जो है online screening of the courts, ये उससे related case है, ठीक है. So this is very relevant. Somebody who starts probably with that would signal the examiner, क्योंकि आपको सोचना examiner की lens से, आप अपने आप को हमेशा you always have to put yourself in examiner's lens up. You cannot go back from there. Examiner की lens से सोचोगे तो if you mention that case probably you would fetch more marks because आप वहाँ से ही वो start हो रहा है, ठीक है. That is like a landmark judgment. टॉपिक है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड जुडिशरी. जुडिशरी से लिंक मतलब कुछ ना कुछ इंटरलिंक्ड टॉपिक्स में बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस. अगर PYQs माइक्रो थीम्स को आप देखोगे तो माइक्रो थीम्स यू विल फाइंड अंडर जुडिशरी दैट इंटरलिंकेजेस बहुत होते हैं विद डिफरेंट थीम्स, ठीक है. डिफरेंट माइक्रो थीम्स को जुडिशरी के साथ कनेक्ट करके क्वेश्चंस पूछते हैं. थोड़ा सा अनक्लियर शायद ही आपको दिखेगा बट आई विल ट्राई टू शो यू. Administrative relations in India represent a unique blend of cooperative federalism and central oversight. Evaluate the effectiveness of this framework in balancing national integrity and state autonomy. ठीक है. This is F1 pass. This is a good introduction. Sharp. ठीक है. क्यों? Under 3-4 lines उन्होंने एकदम clearly लिखा है. Indian federalism is often described as a quasi-federal. किसने केसी वेयर ने बोला है? On account of presence of union. यहाँ पे उन्होंने mentioned the article as well. Data rich है, direct है. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को सीधे यहाँ पे फेडरलिज्म क्या है they mentioned this political strategist as well, ठीक है. So this is a tight and sharp introduction. This is also an example of a good introduction. Delay in justice delivery is primarily a crisis of the lower judiciary. Critically analyze the causes of pendency at the subordinate court level and suggest reforms. They've started with, to substantiate this, nearly 5 crore cases are pending in the judiciary with nearly 85% being only under the subordinate courts. This is data, good source, theme से direct connection है. Okay. अब I will come back to the issue of body. अब यहाँ पे आगे के जो क्वेश्चंस में हम देखेंगे विल डू अ बिट ऑफ अ ब्रेनस्टॉर्मिंग एज वेल, ठीक है. ये क्वेश्चन देखो, राइट. हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट coordination in tackling nexalism. How can decentralized governance and community participation be integrated into a long-term solution? ठीक है, this is a 10-marker question. अब I was saying कि theme होती है, तो theme क्या है? Theme इसकी है nexalism. This is the theme, right? और जो डिमांड है वो भी क्वेश्चन की जो डिमांड है, जो हेडिंग्स आपकी बनेंगी वो एक्सप्लिसिट है. और Naxalism with security and governance. The Naxalism theme है and the second theme that is connected to this is security and governance response. जो demand 1 है वो है why this coordination is needed. ठीक है, क्यों चाहिए? Highlight the importance of center state and interstate coordination. क्यों चाहिए, right? So first is that you have to write why. फिर क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इम्प्लिसिट है ये. चाहिए क्यों, ये पहले हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम क्या है. ठीक है, Naxalism से हम अभी भी like it's been a recurring theme, right? So you have to write what is the issue, ठीक है. Then you will write why it is so important to have this center state interstate coordination. Importance क्या है इसकी? जैसे for example किस चीज के लिए? Intelligence sharing के लिए, joint operations के लिए, central funding के लिए, to have a unified command, right? Demand 3 क्या है? Which is explicit. How can decentralized governments and community participation be integrated? अब आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कैसे कर सकते हैं. तो ग्राम सभाज अंडर पेसा, ट्राइबल राइट्स अंडर FRA, लोकल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड, सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन, इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. एंड देन यू हैव टू राइट अ बैलेंस्ड कंक्लूजन. जैसे कि आप मे बी वे फॉरवर्ड, लाइक जनरली इट्स सजेस्टेड दैट even for whatever, if there is a problem, try to give a way forward. If you're talking about a problem, try what is the next step. That really enhances your answer and adds an extra dimension. वो जो extra marks
0.5 1 मार्क 2 मार्क आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, उन एक्स्ट्रा डायमेंशंस के कारण ही मिलते हैं, ठीक है। ये दिस इज हाउ यू ब्रेनस्टॉर्म अ क्वेश्चन, यू अंडरस्टैंड द इम्प्लिसिट डिमांड, यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लिसिट डिमांड, एंड दिस इज हाउ यू क्रिएट हेडिंग। अगर यहाँ से ये समझ में नहीं आएगा तो हेडिंग्स जो बनाओगे ना, जिसके अंदर आप पॉइंट्स लिखोगे, वो भी नहीं बनेगी, सब हेडिंग्स भी नहीं बनेगी, एंड योर आंसर विल लुक अनस्ट्रक्चर्ड। नाउ लेट्स से अनदर क्वेश्चन, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। इन द एरा ऑफ, ये पीछे भी वी हैव डिस्कस दिस, यहाँ पे इसको ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। इन द एरा ऑफ सोशल मीडिया ट्रायल्स एंड वायरल मिसइंफॉर्मेशन, defamation laws assumes new significance, discuss whether decriminalizing defamation could strike a fair balance between protecting reputation and preserving freedom of speech, right? Framing क्या है? Statement जो है continue with explicit demand. Theme is defamation or conflict between FR. This should reflect first in your introduction. यहाँ पे ही आपको introduction से connect करना है। पहली डिमांड इम्प्लिसिट है, चैलेंजेस हैं क्या सोशल मीडिया एरे में, डेफेमेशन के क्या चैलेंजेस हैं? ये हो सकते हैं कि दैट आई एम सिटिंग इन अ डिफरेंट कंट्री, फॉर एग्जांपल लेट्स ब्रेनस्टॉर्म दिस, दैट यू नो इफ आई एम सिटिंग इन अ डिफरेंट कंट्री एंड आई एम जस्ट डूइंग इट ऑनलाइन, सो आई एम जुरिसडिक्शनल प्रॉब्लम्स हैं, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स, ठीक है। व्हाई इट इज बिकम अ प्रॉब्लम, आपको रिवर्स करना पड़ेगा ना कि पूछा क्यों जा रहा है, सो यू हैव टू मेंशन दैट, यू हैव टू राइट इन दैट ऑर्डर कि व्हाई दिस इज अ प्रॉब्लम, राइट। चैलेंजेस क्या हैं, अब ये पहले आप बताओगे, देन आप फेवर में हो वेदर यू शुड एक्चुअली डू दिस, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, डिस्कस है, उसमें आपको दोनों फॉर एंड अगेंस्ट बताना पड़ेगा, आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच देनी है तो आपको फॉर एंड अगेंस्ट देना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू गिव सम वे फॉरवर्ड ऑल्सो कि क्या किया जा सकता है, ठीक है। वट एवर आर्ग्यूमेंट आर यू टेकिंग, आपको उसके लिए वे फॉरवर्ड भी देना पड़ेगा, एंड गिव अ प्रॉपर फॉरवर्ड लुकिंग बैलेंस्ड कंक्लूजन। लेट्स से अब ये आंसर देखना, ठीक है, सेम क्वेश्चन जो हमने ब्रेनस्टॉर्म किया है वो कैसे इस चीज को नहीं कर रहा है, एड्रेस कैसे नहीं कर रहा है। सो अंडरस्टैंड दिस कि बॉडी इश्यूज फर्स्ट पे जब हम जाते हैं ना, तो मेजर प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि आप इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट डिमांड्स को नहीं एड्रेस करते हो प्रॉपरली। ये सारी की सारी इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट डिमांड आपके आंसर में आनी चाहिए टू फेच दैट मार्क, ठीक है। अगर, क्योंकि हर डिमांड को एक मार्क प्रोवाइडेड है, आप अगर वो नहीं लिखोगे तो यू विल नॉट गेट मार्क, आपको मिलेगा ही नहीं, बिकॉज आपने उस लूप को क्लोज नहीं किया है जो आंसर डिमांड कर रहा है, राइट। और एक क्या प्रॉब्लम आती है, सब हेडिंग्स दैट डू नॉट एक्चुअली रिस्पॉन्ड टू द डिमांड, लाइक आप कंप्लीटली यू फेड अवे फ्रॉम दैट, ओके। तो अगर कोई आपका आंसर, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ आई एम द एग्जामिनर, द फर्स्ट थिंग आई विल सी इज योर इंट्रोडक्शन, एंड द सेकेंड आई विल वर्टिकल स्कैन कि आपकी सब हेडिंग्स और हेडिंग्स क्या हैं, ठीक है। हेडिंग्स ही अगर मुझे सही नहीं लग रही हैं तो मुझे यहीं से पता चल रहा है कि आपने डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, यू हैव नॉट मेट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, एंड देन आई वुड प्रोबेबली नॉट बी इंटरेस्टेड इन गोइंग अहेड एंड डूइंग दिस, ओके। सो अगर आप इस चीज को नहीं कर पा रहे हो तो अंडरस्टैंड कि वो जो एक 2 मार्क्स या 3 मार्क्स आपको ऑलरेडी मिल सकते थे, क्योंकि अगर आप लिखोगे तो वो वैसे भी नहीं मिलेंगे। लेट्स सी दिस आंसर, ओके, आई विल एक्सप्लेन थ्रू दी आंसर। और इस आंसर में प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। तो हमने क्या किया कि चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है, व्हाट इज द सोशल मीडिया, पहले कनेक्ट किया है सोशल मीडिया एरा में व्हाट आर द चैलेंजेस, डेफेमेशन के साथ व्हाट आर द चैलेंजेस, राइट। तो यहाँ पे लेट्स जस्ट सी दिस बॉडी पार्ट, न्यू सिग्निफिकेंस ऑफ डेफेमेशन लॉ इन एरा ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि इन्होंने वो चीज जो सोशल मीडिया वाला कनेक्ट है उसको एड्रेस नहीं किया है, ठीक है। इश्यूज विद क्रिमिनल डिफेमेशन, लेट्स सी दिस इज द इशू, यहाँ पे इशू है, चलो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स उन्होंने लिख दिए, दिस इज द इश्यूज विद क्रिमिनल डिफेमेशन पे यू हैव टू राइट कि आर्ग्यूमेंट एग्जैक्टली फेवर में है कि अगेंस्ट में है, ये पूरे आंसर में क्लियर नहीं होगा, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑल्सो। यहाँ पे फेवर और अगेंस्ट में नहीं मिल रहा है। थर्ड डिमांड सीधे यहाँ से उन्होंने ट्राई किया है कि हम इसको करें, डीक्रिमिनलाइजिंग डेफेमेशन इज बैलेंस बिटवीन प्रोटेक्टिंग रेपुटेशन एंड प्रेशराइजिंग प्रोवाइडिंग सिमिलर, यहाँ से उन्होंने वे फॉरवर्ड दे दिया, ठीक है, बैलेंस करने की कोशिश की, और फिर उसके बाद फिर से वे फॉरवर्ड दे दिया, राइट। सो जो डिमांड है दैट इज नॉट, दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दी क्वेश्चन, सब हेडिंग्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। इश्यूज विद डीक्रिमिनलाइजिंग डिफेमेशन, एक तो सबसे पहली बात इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग आपको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स नहीं लिखनी चाहिए। मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए कि यहाँ पे फेवर पे है कि अगेंस्ट पे है। अभी आप ऐसे देखोगे ना तो आपको आंसर ये ठीक लगेगा,
बट व्हेन विल कंपेयर दिस विद समबडी जिसने कि एक्चुअली में डिमांड को मीट किया है, लाइक आई मेंशन्ड इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एंड हाउ अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में डिफरेंस आता है इज दैट स्टैंड अलोन आंसर्स बहुत अच्छे लगते हैं, स्टैंड अलोन आंसर्स में आप ज़्यादा मार्क्स दे भी सकते हो, बट व्हेन यू चेकिंग 200 कॉपीज एंड आप 20 क्वेश्चंस लिख रहे हो तो देन दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. सी दिस, वन ऑफ द की सेम है, सेम क्वेश्चन है. अब यहाँ पे रोल ऑफ मीडिया, पहले तो इंट्रोडक्शन हो गया. रोल ऑफ मीडिया क्या है, ठीक है, सोशल मीडिया का रोल क्या है, यहाँ पे कर दिया उन्होंने. दिस इज समथिंग डिफरेंट एंड गुड कीवर्ड्स, सेंसेशनलिज्म एंड बायस, डिस्टॉर्ट्स पब्लिक परसेप्शन, ब्रीच ऑफ पर्सनल ऑटोनॉमी, लीड टू वायलेंस. ठीक है, सो दिस इज अ सब हेडिंग स्ट्रक्चर दैट गिव्स मी, एक बार में ही देखने में मुझे समझ में आ रहा है कि दिस इज व्हाट ही इज रिटन. ठीक है, अब डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ डिफेमेशन के लिए दिस इज आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, दिस इज आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, क्योंकि कीवर्ड क्या था, डिस्कस था. यू हैव टू टॉक अबाउट बोथ थिंग्स, राइट. देन वे अहेड. सो मैंने मेंशन किया दिस इज लाइक एन F6 विच आई विल एक्सप्लेन लेटर. मैं आपको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज F6. बट अगर आप ये 10 मार्कर है, ये प्रॉब्लम है, एंड यू इफ यू गिव अ वे फॉरवर्ड, लाइक ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है मे बी यू जस्ट राइट अ कंक्लूजन, बट अगर आप एक या दो वे फॉरवर्ड भी लिखते हो तो दैट रियली वर्क्स. आप टॉपर्स को देखोगे कि जनरली अनिमेश की भी कॉपी, आदित्य, ऑल दीज पीपल, राइट, जहां पे भी कोई भी क्वेश्चन उन्होंने हमेशा दे ट्राइड इवन इफ इट टू राइट ओनली 2 वे फॉरवर्ड्स, हैव डन इट. ठीक है, 2 वे फॉरवर्ड्स. तो यहाँ पे वे अहेड दिया एंड देन हैज एंडेड द आंसर. डू यू सी द स्ट्रक्चर? नाउ लेट्स से अनदर क्वेश्चन. ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द जुडिशरी हैज द पोटेंशियल टू एनहांस एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेस टू जस्टिस. तो यहाँ पे हमने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और जुडिशरी का लिंक है, पीछे भी हमने देखा था. ठीक है, अब इम्प्लिसिट डिमांड है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द जुडिशरी हैज द पोटेंशियल टू एनहांस एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेस टू जस्टिस. ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है. येट कंसर्न्स रिमेन अबाउट इंक्लूसिविटी एंड इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस. कीवर्ड्स क्या है, इंक्लूसिविटी, इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस, ट्रांसपेरेंसी, एक्सेस टू जस्टिस और एफिशिएंसी. ठीक है, प्लस जुडिशरी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये दीज आर द कीवर्ड्स. देखिए बहुत कंफ्यूज लगेगा. ठीक है, बट इफ यू अंडरस्टूड द ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्ट देन प्रोबेबली इट बिकम्स मच इजियर टू डू इट. ओके, अब सबसे पहली बात तो ट्रांसफॉर्मेशन लीडिंग टू एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेस टू जस्टिस, ये आपको दिखाना पड़ेगा. ये आपका कंटेंट है, मीन स्ट्रक्चर ऐसा ही बनेगा. यहाँ पे एक और इम्प्लिसिट है कि कंसर्न्स किसके बारे में है, इंक्लूसिविटी और इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस के बारे में, राइट. देन यू विल राइट अ वे फॉरवर्ड कि कैसे होना चाहिए, एंड देन अ बैलेंस्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन, राइट. ये जो आंसर आप देख रहे हो, इन्होंने क्या लिखा है, डिजिटाइजेशन के स्टेप्स के लिए नहीं पूछ रहा है वो. ठीक है, वो पूछ रहा है एक्सेस के लिए, रेडीनेस के लिए, इंक्लूसिविटी के बारे में पूछ रहा है. क्वेश्चन उसका है. यहाँ पे व्हाट दे हैव रिटन, इसको ध्यान से देखना, ये वाला पोर्शन पे फोकस करो. स्टेप्स टेकन फॉर डिजिटाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ डिजिटाइजेशन. सो व्हाट देयर इज दैट कि जब मैंने कहा ना कि सब हेडिंग्स अगर डिमांड को नहीं मीट कर रही हैं और स्ट्रक्चर्ड नहीं है, सो यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस डिमांड of the question has not been met. ठीक है, so you have content but to actually provide that connect exact demand को meet करना is very very important, right. So यहाँ पे have not met the demand, they've written but not met the demand, right. Concerns remain, all right. ठीक है, concerns remain में उनको inclusivity के बारे में अलग से लिखना चाहिए था. ठीक है, वो एक heading या वो एक heading है, वो एक सब heading है. ठीक है, that has not been clear. Similarly, a good example कि exactly कैसे दिखना चाहिए, this same question. अब इसमें ये जो definition है that's not that great, but we will come back to this part. Digital transformation to enhance efficiency, transparency, access to justice. ये कैसे इसने किया है, यहाँ पे ये आ गया. ठीक है, but concerns क्या हैं, किस चीज़ को लेके, inclusivity, institutional readiness को लेके प्रॉब्लम है. यहाँ पे मेंशन कर दिया, वे फॉरवर्ड लिखा है एंड कंक्लूजन लिखा है. इफ आई जस्ट गो थ्रू, इफ आई एम एन एग्जामिनर, आई विल जस्ट सी दिस कॉपी एंड आई वुड सी, सबसे पहले मुझे लगेगा कि हाँ ये ठीक है, आई कैन लाइक दैट्स मेट द डिमांड, आई एम सैटिस्फाइड. देन प्रोबेबली आई विल जस्ट ग्लांस थ्रू. आई डोंट वांट टू वर्क वेरी हार्ड रीडिंग दिस काइंड ऑफ आंसर. दिस विल इरिटेट मी probably. दिस ओके, स्टेप्स टेकन नहीं है
कैसे उसने किया है, हाउ इट हैज इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ये पूछा है, राइट, हाउ इट हैज इंक्रीज्ड ट्रांसपेरेंसी। तो आपको बिल्कुल डिमांड समझ में नहीं आए, सो इवन इफ यू हैव द कंटेंट एंड यू नॉट एड्रेस्ड इट, वो उससे फिर देन यू नॉट गोना गो देयर, यू नॉट रीच। सब हेडिंग्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द डिमांड, ये भी एक, ये तो खैर छोड़ ही दिया है आंसर लेफ्ट एंड मिड में, वेरी जेनेरिक पॉइंट्स, ठीक है, हेडिंग ही मिसिंग है, यहाँ पे हेडिंग ही नहीं है, स्टार्ट कर दिया है। दिस इज नैक्सलिज्म वाला क्वेश्चन जो हमने अभी पीछे ब्रेनस्टॉर्म किया था कि नैक्सलिज्म और सेंटर स्टेट रिलेशन का जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से इनहांस कर सकते हैं, क्या चाहिए। देयर इज नो हेडिंग ओनली। आई वुड नॉट इवन लाइक व्हाट 1 मार्क प्रॉबेबली समथिंग, ये देख के शायद समाधान मेंशन किया, जस्ट लाइक राइट मे बी जेनेरिक पॉइंट्स लिखे हैं थोड़े बहुत, 1 मार्क 1.5 प्रॉबेबली आई गिव। बहुत ज़्यादा रिपीटिशन है बॉडी में, राइट, अगर बहुत सेम चीज़ें, आप सेम पॉइंट्स को, आपका सारा कंटेंट एक जैसा दिख रहा है, इंट्रोडक्शन में भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ पे भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं, दैट बिकम्स वेरी रिपीटेटिव। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव यहाँ पे लिखा, नेगेटिव यहाँ पे लिखा, अगेन यहाँ पे फिर से वही सेम चीज़, चैलेंजेस, नेगेटिव लिखा, ठीक है, चैलेंजेस टेबल बना के, बिकॉज आई मीन एवरीबडी इज मेकिंग टेबल दीज डेज, ठीक है, आपको कंटेंट को कंप्रेस करना है, बट सेम चीज़ फिर से अलग थी, देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ कंटेंट। सो फिलिंग पेजेस इज नॉट द एम, राइट, यू कैन नॉट सी, मतलब आप उसको बस ब्लैंकेट करके आप यू आर शोइंग समथिंग, दैट डजंट वर्क। ब्रेनस्टॉर्मिंग, अगेन एक क्वेश्चन देख लेते हैं। India's neighborhood is witnessing a convergence of political instability, economic fragility, and external interference. Highlight its impact on India's regional leadership role in South Asia. Framing है, एक statement है जो कि followed by है explicit demand. Statement क्या है? ये statement दिया हुआ, right? और फिर यहाँ पे explicit, highlight its impact on India's regional leadership role in South Asia. Theme is neighborhood relation. Demand 1 that is implicit, और generally जहाँ पे statement based questions होते हैं ना, तो एक implicit demand उस statement के अंदर हमेशा रहती है, always keep that in mind। जैसे मैंने कहा कि introduction आपको 2 से 3 लाइन में लिखना ही है, पॉलिटी का है, आपको उसमें डेट, अगर आप आर्टिकल लिख सकते हो या केस लॉज या करंट अफेयर लिखोगे आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, और वो भी माइक्रो थीम्स है, ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ के लिए। ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये मेजर थीम्स है, ठीक है, अगर आप सिविल्स डेली की माइक्रो थीम्स उठा के पढ़ोगे तो आपको वहां से ही पता चल जाएंगे, देयर लाइक अराउंड 288 मेंस की माइक्रो थीम्स, और उसमें भी कौन से इंपॉर्टेंट है, कहाँ से मेजरली क्वेश्चन आ रहा है, यू विल गेट दैट फ्रॉम देयर, ठीक है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि लाइक यू नो वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली चीज को हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि स्टेटमेंट है, इम्प्लिसिट डिमांड है, इंडियाज नेबरहुड इज विटनेसिंग अ कन्वर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी एंड एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। सो देयर इज एन इम्प्लिसिट डिमांड हियर। व्हाट इज दैट इम्प्लिसिट डिमांड? इंडियाज नेबरहुड विटनेसिंग टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी एंड एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। इसको आपको वहां पे सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा इस स्टेटमेंट को कि हाँ ये हो रहा है, ठीक है, विथ प्रॉपर वैलिड डेटा पॉइंट्स। ऑलराइट, अब एक्सप्लिसिट डिमांड क्या है, इम्पैक्ट क्या है, या कि रीजनल लीडरशिप पे इसका इम्पैक्ट क्या है, आप इसको पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट है टेबल फॉर्मेट में बना सकते हो। लुक एट दिस आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो बैक टू द F1 इशू हियर ऑल्सो, दैट इतना बड़ा इंट्रोडक्शन है, दिस इज एग्जाम्पल पूरा इतनी स्पेस ले लिया आपने, ठीक है, दिस इज अ 10 मार्कर एंड देयर इज नो फॉर एंड अगेंस्ट हियर, कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं लिखा है। तो चलो, इम्पैक्ट ऑन दिस सिचुएशन ऑन इंडियाज लीडरशिप, पहले ही डिमांड वो मीट नहीं की। कौन सी थी वो? तो फर्स्ट डिमांड क्या थी? इम्प्लिसिट थी। जो इम्प्लिसिट ये थी कि क्या हो रहा है, उसको यहाँ पे प्रॉपरली सब्सटैंशिएट एक हेडिंग के साथ करना चाहिए था कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, व्हाट इज द इशू विद दिस। देयर इज अ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी एंड एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, ये तीनों चीज अलग एक सब हेडिंग्स में होनी चाहिए थी, एंड देन उसमें सब्सटैंशिएशन होना चाहिए था। दैट इज व्हाट लुक्स लाइक द फर्स्ट डिमांड, एक इम्प्लिसिट डिमांड आप मीट कर रहे हो। देन यू विल कम बैक कि इम्पैक्ट क्या है। सो इम्पैक्ट ऑब्वियसली पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होगा। क्या हो सकता है, या मतलब सिल्वर लाइनिंग इंडिया के लिए क्या है वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे वो चीज बाइफर्केशन नहीं है, दैट इज नॉट देयर, ठीक है। आपने सिर्फ लाइक दिस पर्सन हैज ओनली हाईलाइटेड द नेगेटिव इम्पैक्ट्स, और ऑन द फर्स्ट फेस ऑफ इट दिस इज हाउ यू विल थिंक। इफ यू डू नॉट हैव अ फेटल 5 फ्रेमवर्क इन योर माइंड, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द F0 फ्रेमवर्क, आप उस पर इस तरीके से ब्रेनस्टॉर्म नहीं कर पाओगे। तो ऑब्वियसली
दिस इज व्हाट यू विल ऑन द फेस ऑफ इट. अगेन अगर आप इस आंसर को ऐसे स्टैंड अलोन देखोगे, एंड आई विल एम्फसाइज दिस अगेन, यू विल फाइंड दिस गुड. दिस इज अ बिग प्रॉब्लम. ठीक है. नाउ आई विल गो बैक टू दिस क्वेश्चन एक बार. ठीक है. I will show you an example of a good structure, good heading. ठीक है. Implicit और explicit demand कैसी meet होती है, like a good answer कैसा दिखेगा. This is a question which is talking about parliamentary productivity के बारे में. ठीक है. तो strength of democracy lies in the quality of legislature. Declining parliamentary productivity क्या status है? Diagram बनाया है यहाँ पे. In fact, productivity को दिखाने के लिए they've made a small graph, right? Then they have addressed the complete demand with proper substantiation. ठीक है. And ending in good conclusion. और यहाँ पे holistic measures क्या लेने चाहिए for strengthening legislative function. ठीक है. Way forward. This is how they map every demand before writing. You have to have a clear understanding कि ये किस तरीके से जाएगा. Now we'll go to the F3 framework. All right. F3 framework की major problems क्या होती है? And what is F3 basically? सबसे पहली बात तो आपको ये understand करना है कि dimensions. ठीक है. अगर आप dimensions को DAE framework के थ्रू नहीं लिख रहे हो, यानी कि dimension, argument and example, then generic content ही मिलेगा. Generic answer पे बिल्कुल average और below average marks मिलते हैं. पेपर फिल करने के एक दो एग्जाम्पल्स, एक दो चीजें लिखने की आपको मिल जाएंगी. ये काफी डिफिकल्ट होता है. देखो फर्स्ट इंटेंशन तो ये है कि तुम वो फर्स्ट बॉडी वन वाला इशू को सॉल्व करो. अगर तुम उसको सॉल्व कर लेते हो तो ये चीज इट फ्लोज फ्रॉम देयर. ठीक है. ये थोड़ा कंटेंट, इसके लिए एक्स फैक्टर नोट्स का यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल्स जो हो गया, आर्ग्यूमेंट जो हो गया, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स जो आपको बनाने पड़ते हैं, जो सब हेडिंग्स में आपके होने चाहिए, एकदम शार्प कनेक्ट विद द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, दैट कम्स फ्रॉम अगर आपका कंटेंट अच्छा है. ठीक है. और अगर आप F2 मिस्टेक नहीं कर रहे हो. अगर F2 मिस्टेक कर रहे हो तो इवन इफ यू हैव कंटेंट, तो आप वो कंटेंट सही तरीके से यूज नहीं कर पाओगे. एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड F2 फर्स्ट एंड देन दिस. एनालिसिस और एनरिचमेंट नहीं है. डायमेंशन, आर्ग्यूमेंट एंड एग्जाम्पल. जस्ट कीप दैट इन माइंड. डायमेंशन, आर्ग्यूमेंट एंड एग्जाम्पल. हर लाइन उसी तरीके से कनेक्टेड होगी. Now I understand this. Let's say even if I'm a beginner, जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक तो आपको ये बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा. But like I've started writing answer. I'm going for my first test. अब मैं लिख रहा हूँ. So this is ingrained in my head, obviously, पहले से. So I will try to reproduce that answer in the same way, right? This is why it is very important to have this clarity कि ये fatal 5 चीजें एकदम मेरे दिमाग में ingrain हो जाए. ठीक है. ये चीज मुझे ऐसे ही करनी है. Have that structure. फॉर एवरी क्वेश्चन प्रॉबेबली देयर वुड चेंज कि इसको किस तरीके से करना है. क्वेश्चन की डिमांड डिफरेंट हो सकती है, लेकिन DAE फ्रेमवर्क रिमेन्स द सेम फॉर GS मेंस पेपर. ओके. लैक ऑफ मल्टी डायमेंशनैलिटी और जेनेरिक पॉइंट्स. ठीक है. इफ यू सी अगेन, ये क्वेश्चन एक सोशल ऑडिट पे क्वेश्चन है कि सोशल ऑडिट को और कैसे इन्हांस करें, क्या है इफेक्टिवनेस, क्या है. दिस इज अ क्वेश्चन ऑन दैट. आई विल शो यू वन थिंग. सोशल ऑडिट, जिसको नहीं पता, सोशल ऑडिट इज बेसिकली जहां पे इट्स अ टूल. ठीक है. इट इज टूल टू चेक कि जो गवर्नमेंट मेजर्स हैं दे आर प्रॉपर्ली वर्किंग और नॉट. राइट. इट्स अ पर्टिकुलर टूल ऑफ गवर्नेंस. अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इसको इन्हांस करने के लिए, सोशल ऑडिट को इन्हांस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए. लेजिस्लेशन ऑन सोशल ऑडिट, डिमार्केशन ऑफ रोल, कैपेसिटी बिल्डिंग वाया NGOs, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राम सभा. ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन है यहाँ. दिस इज द प्रॉब्लम. सोशल ऑडिट जो आपका टूल होता है, जो यूनिट होती है, उसके अंदर ग्राम सभा के ही लोग होते हैं. ठीक है. ग्राम सभा के ही मेंबर्स को सोशल, तो इसमें कैसे ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राम सभा रिप्रेजेंटेटिव लिखा हुआ है, यानी कि कंटेंट प्रॉब्लम है. कुछ भी लिख दिया जनरल. और इसी सेम चीज को मैं कहती हूँ, लेट्स से आई विल से PRIs, अर्बन लोकल बॉडीज. ठीक है. एनवायरमेंटल ऑडिट फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. अगर यहाँ पे होता तो क्या सेम जेनरिक पॉइंट होते थे. यहाँ पे सोशल ऑडिट यूनिट को कैसे इनहेंस किया जाए वो पर्टिकुलरली लिखना चाहिए. ठीक है. अगर आप वो नहीं लिख रहे हो, यानी मल्टी डायमेंशन और कंटेंट का प्रॉब्लम है. दिस इज अ फ्लफ. महिला सोशल ऑडिट, लाइक महिला सभा, ऑलरेडी मेंबर्स है उसमें.
क्या रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से उस चेंज कर सकते हैं? कैन वी गारंटी दैट दिस पर्सन टू द सोशल ऑडिट यूनिट इतनी परसेंटेज औरतें होनी चाहिए? वी कैन डू दैट. जब आप इतना पॉइंटेड लिखते हो तब जाके यू विल गेट मार्क्स. ओके, ये जेनेरिक पॉइंट का एक और सोशल ऑडिट का ही एग्जाम्पल है. सेम मिस्टेक की है. लैक ऑफ प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन. तो लैक ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इज जेनेरिक इन सो मेनी थिंग्स. लैक ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन ये एक जेनेरिक पॉइंट है. कनेक्ट, हाउ? लैक ऑफ अवेयरनेस, दीज आर जेनेरिक पॉइंट्स. ओके, दिस ईयर कोई सेम इज द प्रॉब्लम. अगर यहां पे आप देखोगे तो look at this. This is a question on deputy speaker. Deputy speaker not merely a substitute of the speaker. Second in command automatically becomes chairperson, same powers as speaker, continues. Why this is a problem here? एक तो सबसे पहली बात तो मुझे बहुत मेहनत लगेगी ये पूरा पढ़ने के लिए, समझने के लिए कि इन्होंने क्या लिखा है. I don't like this structure. Dimension, argument and example is not there. ठीक है, और इतनी बड़ी हेडिंग्स तो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए. आई एम ऑल्सो गिविंग यू लाइक जो भी हम आंसर्स देख रहे हैं वो कर रहे हैं बीच बीच में. आई विल गिव यू एक्स्ट्रा फॉर्डर ऑल्सो कि प्लीज अवॉइड राइटिंग दीज काइंड ऑफ हेडिंग्स. ऑलराइट, कोई डायमेंशन या डिफ्रेंसिएशन जो होता है ना, क्लैरिटी इज मिसिंग. राइट, इट्स डिफिकल्ट टू रीड दिस आंसर. This is a good answer. This is an example of what, again I am saying now, when you read this, when you go through this answer, आप standalone जब इन answers को देखते हो ना तो आपको लगेगा कि this is a decent answer, but it's because standalone things are not happening standalone, so that's why you need to see कि difference क्या होता है. right? In diaspora, diplomacy has emerged as a vital component of India's foreign policy architecture. This is a statement. Implicit demand है इसके अंदर भी कि क्या viral component कैसे है, you know how it is basically influencing. Examine how India's diaspora influences its relation with major powers and regional bloc. Major powers and regional bloc. ठीक है. According to the recent World Migration Report 2024, data introduction very sharp. प्रूव कर रहे हैं कि हाँ ये चीज है. इंडियन डायस्पोरा रैंक्ड फर्स्ट अक्रॉस द वर्ल्ड विद एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ 18 million. Alright, this huge presence has not only influenced India's foreign policy but also relations. Indian diaspora influencing relations with major power. किस तरीके से? पूरे हर जगह डिमांड डायमेंशन है एंड एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मिंग पॉलिटिकल क्लाउड. एग्जाम्पल, कमला हैरिस एक्टेड एज यूएस प्रेसिडेंट. ठीक है. Dimension, bringing economic benefits. Example, India is the highest remittance acquiring country. Dimension, argument, and substantiate that argument with examples. ठीक है. This is also like a very generic answer. ये पहले भी पिछला मैंने आपको दिखाया था. Heading is missing. There is no dimension. There is no examples given. और कोई substantiation नहीं है इसमें. Right? Deviation. This is a clear example of deviation. Question है, what is the role of Supreme Court and High Court in protecting fundamental rights? Supreme Court और High Court का क्या रोल है फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने में? सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन. ठीक है. फिर एक्सप्लेन द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दिस कोर्ट्स. एक्सप्लिसिट डिमांड दी हुई है. यहाँ पे क्या है? फंडामेंटल राइट्स लिखी हुई हैं पूरी. कितना सारा कंटेंट है. नॉट इवन कनेक्टेड टू द डिमांड, नॉट इवन आस्क्ड. मल्टी डायमेंशन तो और हायर लेवल है. राइट. रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. ठीक है. एफसी गैप क्यों है? अल्टीमेट गार्जियन. एग्जाम्पल, व्हाट? नथिंग. इन इंडिया, हाउ? स्ट्राइक डाउन लॉ ऑन लॉज. यहां पे डीएई एनालिसिस अगर आप करोगे तो आपको लाइक यू विल सी दैट इट डज नॉट इवन कनेक्ट विद द डिमांड. कोई भी पॉइंट इज नॉट मीटिंग द डिमांड. A good answer, this is an F2 and F3 pass, a good DAA approach का example ये है. One Health approach of WHO, India's health challenges, diagrams, relevance of One Health, examples, arguments, examples, arguments, example. ये F2 और F3 दोनों का अच्छा example है क्योंकि आपने proper content enrichment किया है. Also जो डिमांड है, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बहुत ही प्रॉपरली अलाइंड है, हेंस दे मीट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है.
अब हम आते हैं F4, दैट इज द एंड, जो आपका होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या होता है, सबसे पहला तो प्रॉब्लम ये होता है कि आपने कोई कंक्लूजन नहीं लिखा हुआ है, आप मिड आर्ग्यूमेंट अपने आंसर को छोड़ रहे हो, यहाँ पे कोई कंक्लूजन है ही नहीं। वे फॉरवर्ड लिखा है, वे फॉरवर्ड लिखना मैंने कहा एडिशनल होता है, आपको लिखना होता है, बट कंक्लूजन आप मिस नहीं कर सकते, आपको वो लिखना ही पड़ेगा, राइट। सो बिना कंक्लूजन के आप अपना आंसर नहीं लिख सकते। ये यहाँ पे दिस इज आंसर, दिस इज एन एग्जाम्पल, देयर इज नो कंक्लूजन इटसेल्फ, ओके। नॉट फॉलोइंग द बेसिक टेम्पलेट, ये सेंसस पे क्वेश्चन है, सेंसस को इन्होंने लाइक ही इज रिटन बट विल कम हियर। बहुत बेसिक टेम्पलेट होता है, फॉरवर्ड लुकिंग बैलेंस्ड होना चाहिए। सेंसस के लिए यहाँ पे कि सेंसस इज द कॉर्नरस्टोन फॉर एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस इन इंडिया, डिस्कस आल्सो हाईलाइट द इम्पैक्ट ऑफ डिले इन कंडक्टिंग सेंसस ऑन इंडियन गवर्नेंस लैंडस्केप, thus there is need of frequent and undisrupted census which will help to avoid this. So this is a very generic answer, generic, एकदम generic conclusion आपने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। Does we need tiny census? This is not the problem. The problem is that evidence based governance इसको अपन हमें करना है, ठीक है। एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस से कनेक्ट करो कंक्लूजन को, फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, एग्जैक्ट क्या होना चाहिए वो आपके, लाइक प्रॉबेबली यू कैन मेंशन अ स्कीम, प्रॉबेबली यू कैन मेंशन सम मेजर्स, या उसकी एग्जैक्ट सिग्निफिकेंस को आप वहाँ पे मेंशन करो। दिस इज हाउ योर बैलेंस्ड कंक्लूजन लुक्स लाइक। जेनरिक कंक्लूजंस विल नॉट फिक्स मार्क्स। नॉट फॉलोइंग द बेसिक टेम्पलेट, अगेन इसका एग्जाम्पल ये है, द एक्सियम 4 मिशन शोज जायंट लीप ऑफ ह्यूमंस इनटू स्पेस फ्लाइट मिशन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। क्वेश्चन था एक्सियम 4 मिशन पे, यहाँ पे होना चाहिए कि व्हाट नेक्स्ट, प्रोबेबली एक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन लिखना चाहिए। जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो आपसे बात करते हैं कि लाइक अबाउट सम इनिशिएटिव्स या इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो अब व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, हाउ डू वी लेवरेज दिस मोर, वो चीजें आपके कंक्लूजन में दिखनी चाहिए। Another example is this: assess the contribution of private members bill in shaping public policy and legislative reform in India. Thus, for effective and more representative parliament, private member bills are essential. ये तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में ही लिखा था, क्वेश्चन को रिफ्रेज करके सिग्निफिकेंस को कंक्लूजन में लिखा हुआ है। दिस इज व्हाई इट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। आपको यहाँ कैसे लिखना चाहिए, प्रॉबेबली कोई कमिटी रिपोर्ट को मेंशन करो, या किसी स्ट्रैटेजिस्ट का आप कोट मेंशन करके उसको एंड कर सकते हो, टू लाइक यू नो गिव दैट एम्फेसिस या अथॉरिटी टू योर कंक्लूजन कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए। कोई रिपोर्ट, एनीथिंग, बट यूज दैट एंड दैट विल गिव मोर यू नो वेटेज टू योर आंसर। It's very it's actually applicable to introduction also and conclusion also, that इतने बड़े आप conclusions नहीं लिखने, this is like a very big conclusion, right? You don't have to write 1 2 3 4 5 6 7 8 lines का conclusion है, you cannot do that, right? This is a good conclusion, like मैंने कहा कि कुछ आप like what you can do is that like कोई approaches, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि like this scheme is working या this policy is working, तो आप उसको mention कर सकते हो। तो यहाँ पे this person has mentioned मानव approach, ठीक है। AI Impact Summit 2026 में एक मानव approach आई थी, and he has mentioned that, and so he or she has connected the current affair here, right? So this is a good conclusion, all right? This is a good example. Now we'll go to the last fatal 5, that is presentation mismatches, all right? Typical problems क्या होती हैं? टिपिकल प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही हो सकती है, यू नॉट रिटन, यू नॉट मेड एनी डायग्राम। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, यू सपोजिटली एक्सपेक्टेड होता है कि आप वहाँ पे मैप वगैरह ड्रॉ करें, अगर आपने वो नहीं किया है, इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, समबडी एल्स इज डूइंग दैट, यू विल लूज मार्क्स, ऑलराइट। सेकेंड इज लाइक चार्ट्स आपने बनाए हैं बट दे डू नॉट ऐड वैल्यू, रैंडम चार्ट्स की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने एक आपको डेविएशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स का वो पीछे दिखाया था, वो चीज़ करने की जरूरत नहीं है, एकदम शार्प एंड कनेक्टेड। एंड आई शो यू एक शार्प एंड कनेक्टेड डायग्राम्स एंड प्रेजेंटेशन टेक्निक्स कैसी दिखती हैं, राइट? कोई अलाइनमेंट नहीं है, स्पेस मैनेजमेंट बहुत पुअर है। सी दिस, द परसिस्टेंस ऑफ करप्शन इन इंडिया रिफ्लेक्ट्स अ क्राइसिस ऑफ बोथ इंस्टीट्यूशन एंड इंटेग्रिटी। यहाँ पे इन्होंने ये, यू सी दिस, यू सीइंग दिस, राइट? वर्टिकल प्रेजेंटेशन इज सो डिफिकल्ट हियर। आई मीन आई वुड प्रॉबेबली लाइक, कहीं भी वर्टिकल अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है, और ये डायग्राम बनाया है, ठीक है, ग्राफ टाइप का, बट व्हाट इज द पॉइंट, हाउ इज इट कनेक्टेड? इट्स नॉट कनेक्टेड, बस एक नंबर्स और ऐसे ग्राफ्स बना दिए हैं, क्लियर ही नहीं है, दिस इज नॉट इवन क्लियर। यहाँ पे भी बनाया, नॉट कनेक्टेड। इस तरीके की चीजें आपको नहीं करनी है,
बिकॉज वॉट यूल डू कि आप इस तरीके से अगर बनाओगे भी ना तो दैट इज नॉट गोइंग टू एड वैल्यू टू योर आंसर एंड प्रॉबेबली इस चीज़ को करने में आप बहुत टाइम भी वेस्ट करोगे. टू थिंक दैट रादर दैन डायमेंशंस पे पहले, आर्ग्यूमेंट्स पे पहले और एग्जाम्पल्स पे पहले फोकस करो. एंड देन अगर इस तरीके से सोच रहे हो तो डेफिनेटली डायग्राम्स और प्रेजेंटेशन टेक्निक्स भी इंप्रूव होंगी. येस, फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू फोकस ऑन मीटिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, then enhancing the dimensions, multi-dimension answers, examples, current affair linkage, that is the F3. Then this probably, ये एक flow chart है, like this is a flow chart, consequences of urban sprawl. यहाँ पे अगेन ये छोटा सा इन्होंने बनाया है अर्बन रूरल, बट इट्स जस्ट दैट कि अर्बन रूरल मिसमैच किस चीज़ का ये समझ में नहीं आ रहा है. What this is reflecting, this graph, ये चीज़ is not clear. Right? So if that's not clear, then there is no point. आपके पास जितनी स्पेस लिमिट है, अगर आप क्राउड आउट करोगे you will lose marks. Why? Because I'll tell you. It shows कि आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं है. अगर आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस दी है, आपने मॉक्स दिए हैं और वो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है उस लेवल ऑफ कि आप उतना लेवल ऑफ प्रिपरेशन और हार्डवर्क आप दो, तो आप ये बेसिक लेवल की मिस्टेक नहीं करोगे. आपको पता होगा कि आपको कितनी स्पेस यूज करनी है. ठीक है, इट्स डिफिकल्ट टू रीड, doesn't look good, and trust me, if somebody says presentation doesn't matter, then they're wrong. Like if somebody, you can talk to anybody who's been evaluating copies for years, we've been doing it for years, and this does make difference. All right, वो आप कितने amateur हो ये दिखाता है. So planning that content space is very very important, right? A better presentation technique would look like something like this. ये एग्जाम्पल्स है. ठीक है, वी कॉल इट हाफ सर्कल डायग्राम. इस तरीके के डायग्राम्स जो, ठीक है, ये लिंकेज दिखा रहा है जो पीपल वांट्स गवर्नमेंट एक्शंस व्हेन बोथ ओवरलैप इट लीड्स टू गुड गवर्नेंस. ये जो चीज़ है ना, दिस कैन बी यूज्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स. ये बहुत सारी चीज़ों में आप यूज कर सकते हो. सिटीजन सेंट्रिक सिस्टम कैसा हो, एक फ्लो बना हुआ है, राइट. दिस इज अ डायग्राम. ये आप प्रैक्टिस के इंडिया का डायग्राम, इंडिया के मैप को और वर्ल्ड मैप को कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. आई थिंक जब भी टाइम मिले जस्ट पिक अ पेन एंड पेपर एंड स्टार्ट ड्रॉइंग इट, बिकॉज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यू वांट टू शो रिसोर्सेज, केमिकल्स, जो भी कुछ आपको दिखाने हैं आप वहां से दिखा सकते हो. इट रियली रियली वर्क्स, इट एनहांसेस. गुड आंसर्स हैव दैट, लाइक द आंसर्स दैट आई पर्सनली सीन आई लाइक्ड, वो ये एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर करते हैं. ठीक है, नाउ fatal 5 is over. Okay, you scoring 4.5 probably an average in your, and you're thinking that that's a good, but अब आप वहीं पे you just stuck there. What is one thing that you need to do जहाँ आपका मार्क जो एवरेज है, मार्क्स एवरेज है, वो ऊपर बढ़े, राइट. 450 plus people are crossing. So how they are doing that? What is that F6 and F7? I'll tell you. For example, conceptual enrichment बहुत जरूरी है, राइट. बेटर कीवर्ड्स अच्छे, जैसे कि हर थीम से रिलेटेड, बिकॉज गवर्नमेंट इतनी स्कीम्स निकालती है, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, राइट. जुडिशरी में उसके अलग कीवर्ड्स हैं, ज्योग्राफी उसके अलग कीवर्ड्स हैं. ट्राई टू कैप्चर दैट इन योर वन पेजर नोट्स. ठीक है, जब आप नोट्स बना रहे हो, ट्राई टू add those keywords in your notes itself so that once you revise this gets ingrained in your mind. ठीक है, आपको सिंपल फ्रेमवर्क्स तो पता ही होने चाहिए. ठीक है, वैसे पेस्टल इज बिकम अ बिट आउटडेटेड, बट एटलीस्ट आपको पेस्टल, स्टेपल, लाइफ साइकिल, स्टेक होल्डर, स्वॉट, ये अप्रोचेस आंसर राइटिंग की मालूम होनी चाहिए. बट दे विल ओनली वर्क इफ यू आर क्लियर विद द फेटल 5. फेटल 5 इज बिफोर दिस. टू अप्लाई दिस ऑल्सो, इफ यू डू नॉट नो फेटल 5 फ्रेमवर्क, दिस प्रॉबली वोंट वर्क, बिकॉज डिमांड वाली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से फिर नहीं कर पाओगे. यू डोंट हैव टू फिल पेजेस. डायरेक्टिव रूल्स होते हैं 60-40, 70-30, 50-50. दैट इज डिमांड, इम्प्लिसिट डिमांड और एक्सप्लिसिट डिमांड. जो इम्प्लिसिट डिमांड होती है और एक्सप्लिसिट डिमांड में कितना आपको टाइम देना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इम्प्लिसिट डिमांड को प्रॉबली यू वुड गेट लाइक 40% और एक्सप्लिसिट डिमांड गोज फॉर लाइक प्रॉबली 60%, राइट. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, यू स्टार्ट क्रिएटिंग डेटा पॉइंट्स ऑन दीज टॉपिक्स. फॉर एग्जाम्पल गवर्नेंस, IR, सोसाइटी, एक टेम्पलेट होता है, एक लिखने का तरीका होता है उसका. यू स्टार्ट बिल्डिंग दैट टेम्पलेट. सो व्हेन दैट हैपेंस, तो होता क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम के टाइम पे सोचना नहीं पड़ता कि मुझे क्या टेम्पलेट यूज़ करना चाहिए इस टाइप के आंसर को लिखने के लिए. डायरेक्टिव्स के थ्रू वो टेम्पलेट्स बनते हैं और थीम्स के थ्रू वो टेम्पलेट्स बनते हैं. माइक्रो थीम्स के थ्रू ही आपको पता चलता है कि वो टेम्पलेट्स आपको कैसे बनाने हैं. वी हैव एक्स फैक्टर नोट्स ऑल्सो. एक्स फैक्टर से आप क्या ऐड कर सकते हो, ठीक है. एक्स फैक्टर से शॉर्ट शार्प कोट्स, प्रॉपर डेटा पॉइंट्स जो आपको फेटल 3 से बचाएगा.
कमिटी रिपोर्ट्स एंड एग्जाम्पल्स अच्छे कंक्लूजन्स के लिए, क्रॉस कंट्री कंपैरिजन्स टू गिव एक्स्ट्रा डायमेंशन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो बेस्ट प्रैक्टिसेस किसी चीज़ को सिग्निफाई करने के लिए होती हैं, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, ये है एक एक्स फैक्टर का अप्रोच. ठीक है, बैलेंस बिटवीन इनोवेशन एंड अकाउंटेबिलिटी कैन बी इंश्योर्ड बाय फॉलोइंग मानव अप्रोच. ये पहले भी मैंने अभी मेंशन किया था. ठीक है, सो दिस इज अ डेटा बैक्ड एंड कीवर्ड बैक्ड conclusion, right? So this is F6 and F7, and I would definitely give marks to this. These are the kind of diagrams and flowcharts that you make. These are the kind of templates that you need for probably economy, right? Or to give, these are the things, these are the diagrams and keywords that you need. All right. First, you have to fix your fatal 5, right? F6, F7. मैंने आपको ऐसे आंसर्स भी दिखाए हैं जहाँ पे there was an introduction जहाँ पे बहुत like you've written a thinker, you've probably written a quote, but you've not met the demand of the theme, right? यहाँ पे you have to avoid that. You cannot go to F6 and F7, हो भी नहीं पाएगा. Don't focus about catching data, बहुत ज़्यादा data collect मत करो पहले. Start writing answers and see कि F1 से F5 तक का you reaching there, then do F6 and F7. Okay. To have your copy analyzed, you can scan this code. All right, scan this code. You can avail scholarship also for our UAP program. If you have any kind of questions related to this, you can reach out to me personally, and आप offline मुझसे आके मिल सकते हो. If you have any kind of doubts, questions, you want to have any kind of strategy session, I am here at Civils Daily's office offline. You can come and meet me. Please go back and analyze your answers. पहले खुद से एनालाइज करो. आपने अगर आंसर्स लिखे हैं और नहीं लिखे हैं तो स्टार्ट राइटिंग आंसर्स कीपिंग इन माइंड इन द फेटल 5. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द वेबिनार. ऑल द वेरी बेस्ट.